हेलो एवरीवन। क्या आपको भी काव्य दोस्त जैसा टॉपिक हार्ड लगता है? डोंट वरी, आई एम हियर। मैं आज आपको कराऊंगा काव्य दोस्त क्लास 12 अपने हिंदी साहित्य का जो टॉपिक है उसको हम क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में। बहुत ही छोटा ही वीडियो, कोई ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, तो बने रहिए मेरे साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज आई एम ए बिगिनर यूट्यूबर, सो प्लीज़ सपोर्ट। सो काव्य दोस्त, इसकी परिभाषा: जो तत्व काव्य के रसास्वाद में बाधा पहुंचाते हैं उन्हें काव्य दोष कहते हैं। जो तत्व काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काव्य दोष। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये जो परिभाषा है बहुत कठिन हो जाती है तो समझने में भारी पड़ती है। मैं इसको आप एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते समय यदि बीच में कंकड़ आ जाए तो भोजन के आनंद में बाधा पहुंचती है, ठीक उसी प्रकार काव्य दोष में काव्य दोष के रसास्वादन में बाधा पहुंचती है। काव्य दोष से क्या होता है? काव्य दोष के रसास्वादन में बाधा पहुंचती है। देखो, आपने जब आप भोजन करने कभी बैठे होगे और आपके कभी भोजन के अंदर कंकड़ आया होगा, तो आप जो भोजन का आनंद ले रहे थे उस आनंद में क्या पहुंच जाती है? बाधा पहुंच जाती है। उसी प्रकार काव्य दोष से क्या होता है? काव्य दोष के रसास्वादन में क्या पहुंचती है? बाधा। इन सिंपल वे, यहाँ पे मैं आपको काव्य गुण और काव्य दोष दोनों की परिभाषा करा देता हूँ इन सिंपल वे। सो काव्य गुण की परिभाषा हो जाती है: काव्य के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण की परिभाषा क्या हो जाती है? काव्य के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य गुण। जो काव्य के उत्कर्ष में सहायक तत्व होते हैं उनको काव्य गुण कहते हैं। काव्य दोष: काव्य के उत्कर्ष में बाधक तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य दोष। सिर्फ सहायक और बाधक शब्द का ही यहाँ पर डिफरेंस है, बाकी कोई इतना डिफरेंस नहीं है। सो काव्य के उत्कर्ष में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। काव्य दोष के प्रकार: काव्य दोष के 3 प्रकार होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। प्रमुख दोषों के लक्षण और उदाहरण: श्रुति कटुत्व दोष: जो शब्द कठोर वर्णों वाले होते हैं तथा कानों को सुनने में कड़वे या अप्रिय लगते हैं वह श्रुति कटुत्व दोष होते हैं। नाम से ही पता चला, श्रुति कटुत्व। श्रुति यानी सुनना और कटु यानी कटु लगते हैं, कड़वे लगते हैं, यानी सुनने में कटु लगते हैं, वहाँ पे क्या होता है? श्रुति कटुत्व दोष। जो शब्द कठोर वर्णों वाले होते हैं, मतलब कि कठोर वर्णों वाले होते हैं, जो हमें सुनने में कड़वे लगते हैं या अप्रिय लगते हैं, यानी कि चुभते हैं हमारे कानों को, वो होते हैं श्रुति कटुत्व दोष। उदाहरण के लिए, व्रत सना से बीत हो वह बाल तब चुप हो गया। व्रत सना से बीत हो वह बाल तब चुप हो गया। यहाँ व्रत सना से में श्रुति कटुत्व दोष है। तो ये जो एग्जाम्पल है थोड़े हार्ड पड़ जाते हैं, तो इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे तभी याद होगा। कटर कटर तंडुल तबात हरी हंसी हंसी के हियरा चटकात हरी रुख मीन महारानी के। यहाँ कटर कटर एवं हियरा चटकात में श्रुति कटुत्व दोष है। च्युत संस्कृति दोष: काव्य में जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल होता है वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। च्युत संस्कृति दोष यानी कि काव्य में जहाँ किसी शब्द का प्रयोग, कोई भी वर्ड है उसका प्रयोग जो हो रहा है वो व्याकरण के अपोजिट हो रहा है, वहाँ पर कौन सा दोष होगा? च्युत संस्कृति दोष। एग्जाम्पल: फूलों की लावण्यता देती है आनंद। फूलों की लावण्यता क्या देती है? आनंद देती है। यहाँ इस पंक्ति में लावण्यता शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, इस कारण च्युत संस्कृति दोष है। सेकंड उदाहरण: अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे वे जैनाद। यहाँ पर तेरे के स्थान पर तुम्हारे होना चाहिए था। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होने के कारण यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष है। अश्लीलता दोष: काव्य में जहाँ लज्जास्पद, घृणाजनक एवं अश्लीलत्व शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर अश्लीलत्व दोष, यानी कि काव्य में जहाँ लज्जास्पद, घृणाजनक और अश्लीलत्व तत्व शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर क्या होता है? अश्लीलता दोष होता है। उदाहरण: लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। यहाँ पर थूक कर चाटना घृणाजनक लगता है, मतलब कि हमको अजीब लगता है, तो वहाँ पर कौन सा होगा? थूक कर चाटने में घृणाजनक, मतलब थूक कर चाटना घृणाजनक लग रहा है, तो वहाँ पर कौन सा दोष होगा? अश्लीलता दोष। ग्राम्यत्व दोष: जहाँ काव्य में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर कौन सा दोष होता है? ग्रामत्व दोष। जहाँ काव्य में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग
किया जाता है, अर्थात ग्वार या असभ्य देशज शब्दों का प्रयोग होता है, वह ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, यानी मुंह पे मुकुट रख कर सो रहे हैं गोपाल, यानी श्री कृष्ण की बात की गई है। मुंड शब्द गवारू है, यानी गाव का जो शब्द है ये, जिसका साहित्य में प्रयोग नहीं होता है, जिसका साहित्य में क्या नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। अप्रतित्व दोष, लोक व्यापार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतित्व दोष होता है, अर्थात जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र विशेष में ही व्यवहार में आता है और पारिभाषित होने से सर्वत्र प्रयोग नहीं किया जाता, तो वह अप्रतित्व दोष होता है। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतित्व दोष होता है। जैसे विष में यह गोदावरी अमृतन को फल देत, यहाँ विष शब्द का प्रयोग जल के लिए प्रयोग हुआ है, जो सामान्य लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता है। क्लिष्टत्व दोष, वाक्य में जहाँ किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझ में ना आए बल्कि उस शब्द का अर्थ निकालने के लिए गुणा व भाग करना पड़े, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है, अर्थात जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ कठिनाई से समझ में आए, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए सारंग ले सारंग चलियो सारंग पुण्य आए, इसमें सारंग शब्द का अनेक अर्थों में प्रयुक्त है जिसका अर्थ कठिनाई से निकल रहा है। दुष्कर्मत्व दोष, काव्य में जहाँ शास्त्र अर्थात लोक के विरुद्ध कर्म होता है, वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है। नृप मोको हिय दीजिए अथवा मत गजेंद्र, इस कथन में घोड़े से पहले हाथी मांगने का कर्म होना चाहिए था, अतः कर्म विरोध में दुष्कर्मत्व दोष है। नृप मोको हिय दीजिए अथवा मत गजेंद्र, यानी नृप यानी राजा हमको पहले घोड़ा दीजिए, राजा हमको घोड़ा दीजिए, घोड़ा नहीं है तो हाथी दीजिए। देखो घोड़े का जो प्राइस है वो कम होता है और हाथी का आपको पता है कि ज़्यादा हो जाए। जो इंसान है वो राजा से क्या मांग रहा है, पहले घोड़ा मांग रहा है, अगर घोड़ा नहीं है तो हाथी दीजिए। जब घोड़ा ही तो कम प्राइस वाला है वो अपने पास नहीं है तो राजा के पास हाथी कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर काव्य में जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध में कर्म होता है वहाँ पर दुष्कर्म दोष होता है। मतलब यहाँ पे क्रम अदल बदल है, यानी कि जो बड़ा है वो पहले, जो कम प्राइस का है वो तो बाद में मांग रहा है और पहले कह रहा है कि हाथी दे दो। अक्रमत्व दोष, जहाँ वाक्य में शब्दों का क्रम उचित स्थान पर प्रयुक्त ना होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त होता है, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। इन सिंपल वे, जहाँ पर वाक्य में किसी शब्द का क्रम अनुचित रखा जाता हो वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है। यहाँ पर यानी कि जहाँ वाक्य में शब्दों का जो क्रम होता है वो उचित स्थान पर प्रयुक्त ना होकर अनुचित स्थान पर प्रयोग होता है, उसकी सही स्थान पर प्रयोग नहीं होता है, दूसरी जगह पर प्रयोग होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अक्रमत्व दोष। उदाहरण के लिए विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी, यहाँ मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए था कि वे प्रभु विश्व में निरंतर मानवी लीला कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा दोष हो जाएगा, अक्रमत्व दोष। अब आते हैं काव्य दोष के प्रकार। काव्य दोष के कितने प्रकार हैं, 3। शब्द दोष, जिस काव्य रचना में शब्दों को लेकर जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात शब्द में पाए जाने वाले दोष को शब्द दोष कहते हैं। सिंपल वे में आपको याद रखना है, शब्द में पाए जाने वाले दोष को क्या कहते हैं, शब्द दोष। उदाहरण के लिए काथ्यार्थी तब होगी मिली हूँ जब मी पिय आह, इसमें काथ्यार्थी पद सुनने में कटु है अतः यह श्रुति कटुत्व दोष है। शब्दगत दोष, शब्दगत यानी कि जो शब्द दोष होते हैं वो 16 प्रकार के होते हैं। अर्थ दोष, जहाँ की कविता में ऐसे अर्थ का दोष हो जो वास्तविक अर्थ पोषक नहीं हो अर्थात अर्थ को लेकर दोष पाया जाता हो, वहाँ पर अर्थ दोष माना जाता है। लिन्हो उर्गारी पहाड़ विशाल चाल्यो तेहि काल विलंब न लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लगा, तीखी सुरा तीसी
कहतो पे ये उपमा को समाऊ न आहो, मानो प्रत्यक्ष पर्वत की नब लिख लसी कपी यो धुकी धाओ। ये इसका बड़ा वाला उदाहरण है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं इतना कोई पूछते हैं नहीं। यहाँ द्वितीय पंक्ति में मन को शब्द सबसे पीछे होना चाहिए था, क्योंकि मन का वेग खगराज गरुड़ के वेग के अधिक माना जाता है। इसमें शब्दों का क्रम गलत होने से दुष्क्रमत्व दोष है। अर्थ दोष 23 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। अर्थ दोष कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दोष कितने प्रकार के होते हैं, आप मेरे को कमेंट में बताइए। देखते हैं कौन लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, कमेंट में बताइए। वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड कमेंट में कमेंट करिए कि शब्द दोष कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ दोष 23 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार शब्द दोष कितने प्रकार के होते हैं, डू कमेंट प्लीज़। रस दोष, जिस काव्य रचना में शब्दगत एवं अर्थगत दोष के कारण रस के भाव विभाव एवं संचारी भावों का उचित विन्यास नहीं होता, अर्थात भाव संयोजन अनुचित रहता है, वह रसगत दोष माना जाता है। जिस काव्य रचना में शब्दगत यानी शब्द दोष और अर्थ दोष के कारण शब्द दोष होता है और अर्थ दोष भी होता है, उसके कारण क्या होता है कि रस के भाव में विभाव एवं संचारी भावों का उचित विन्यास नहीं होता है, यानी रस के भाव में विभाव एवं संचारी भावों का उचित विन्यास नहीं होता है, अर्थात भाव संयोजन अनुचित होता है। भाव का जो संयोजन होता है ना, यानी कि रस दोष में क्या होता है कि भाव नहीं निकलता उस काव्य में, तो अनुचित रहता है, वह रसगत दोष माना जाता है। मधु, उदाहरण के लिए मधु कहता है, ब्रज वाले इन पदपहों का करके ध्यान, जाओ जहाँ पुकार रहे श्री मधुसूदन, मोद निधान करो प्रेम मधुपान, शीघ्र ही यथा समय पर यान विधान, यौवन में सरसाल युग में काल रोग है अति बलवान। ये कोई पूछते नहीं है तो ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ संगा रस में वर्णन की काल रोग का प्रयोग करना दोष है। रस दोष की स्थिति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, इसको आप ध्यान से पढ़ लो। कविता में रस स्थायी भाव या व्यभिचारी भावों का शब्द स्पष्ट कथन करने से रस दोष होता है, जैसे उचित विभाव आदि का समावेश किए बिना श्रृंगार या वीर शब्दों का प्रयोग करना दोष माना जाता है। विभाव और अनुभाव की कष्ट कल्पना करने से रस प्रतीति के बाधा पड़ने पर दोष होता है। वन्य रस में विरोधी रस की सामग्री का वर्णन होने पर रस दोष होता है, जैसे करुण रस के साथ श्रृंगार रस का या वीर रस के साथ भयानक रस का वर्णन करने से रस दोष होता है। शब्द दोष को पदगत दोष भी कहते हैं। संस्कृत के आचार्यों ने पदगत दोषों के साथ वाक्यगत दोष भी कहते हैं। शब्दगत दोष, जो शब्द दोष होते हैं उसे क्या कहते हैं, पद दोष भी कहते हैं। पदगत या पद दोष दोनों एक ही है। संस्कृत के आचार्यों ने पद दोषों के साथ वाक्यगत दोष भी कहते हैं। कुछ दोष केवल पदगत होते हैं तो कुछ वाक्य तो कुछ दोष जो होते हैं वो पदगत होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो वाक्यगत दोष होते हैं। कुछ दोष शब्दगत या पदगत तथा वाक्यगत होते हैं, अर्थात समान रूप से पद एवं वाक्य में रहते हैं। अर्थगत दोष कहीं पर अदोष भी हो जाते हैं। अर्थगत जो दोष होते हैं वो कहीं पर अदोष भी हो जाते हैं। काव्य शास्त्र में काव्य दोषों का विवेचन विस्तार से किया गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई एम अ बिगिनर यूट्यूबर, तो सो प्लीज़ सपोर्ट मी।